5 आईएएस अधिकारियों को किया गया पदोन्नत। 1991 बैच के आईएएस अधिकारियों को मिला प्रमोशन। हरियाणा सरकार ने तुरंत प्रभाव से आदेश किया लागू। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने साधा अखिलेश यादव पर निशाना। कहा, हार सामने देखकर बौखला गए हैं अखिलेश यादव। महंगाई पर पेश कर रहे झूठे आंकड़े। नगर परिषद और नगर पालिका चुनाव का बजा बिगुल। मंत्री बनवारी लाल अंबाला में बीजेपी कार्यकर्ताओं से मिले। कार्यकर्ताओं से मिलकर चुनाव की रणनीति तैयार की। और मेजर जनरल राजीव छिब्बर ने एनसीसी समूह मुख्यालय अंबाला छावनी का किया दौरा। जनरल ऑफिसर को एनसीसी कैडेट्स ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा चौपाल में आप सभी का स्वागत है। और चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं खबरों की। हरियाणा सरकार ने तुरंत प्रभाव से 1991 बैच के 5 आईएएस अधिकारियों को मुख्य सचिव ग्रेड में पदोन्नत किया है। पदोन्नत अधिकारियों में अशोक खेमका, विनीत गर्ग, अनिल मलिक, अनुपमा और अपूर्व कुमार सिंह शामिल हैं। इसके अलावा राज्य सरकार ने 1991 बैच के श्रीकांत वालगद और अभिलक्ष लिखी को भी मुख्य सचिव ग्रेड में प्रो फार्मा पदोन्नति दी है। अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर तंज कसते हुए कहा था कि बीजेपी ने जनता की कमाई आधी और महंगाई दोगुनी कर दी है, जिसको लेकर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने अखिलेश यादव पर अपने बयान के जरिए अपने ही अंदाज में पलटवार किया और कहा कि इन्हें अपनी हार सामने दिखाई दे रही है, इसलिए ये बौखला गए हैं। इसके अलावा हिजाब विवाद पर बोलते हुए अनिल विज ने कहा कि यह मामला कोर्ट में चल रहा है और हमें कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। वहीं रूस यूक्रेन संकट पर अनिल विज ने कहा कि हरियाणा के बहुत से छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं, जिन्हें भारत वापस लाया जा रहा है। बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, वो यूक्रेन में फंसे हुए हैं। क्या कुछ जो है वो सरकार कर रही है? उसके लिए सरकार ने सारा प्रयास चल रहा है और उसके लिए एयरलाइंस की भी व्यवस्था की हुई है और काफ़ी बच्चे आ भी चुके हैं, तो उसके लिए सरकार बिल्कुल चिंतित है। कोई आंकड़ा भी इकट्ठा किया गया? नहीं, अब वो केंद्र सरकार उसके लिए कर रही है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाजपा ने लोगों की कमाई आधी और महंगाई दुगनी कर दी। हरियाणा में नगर परिषद और नगर पालिका चुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनाव की तारीख तय होते ही बीजेपी ने कमर कस ली है। इसके लिए सरकार के मंत्री और विधायक पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलकर चुनावी रणनीति तैयार करने में लग गए हैं। इसी कड़ी में आज मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल अंबाला पहुंचे और बीजेपी कार्यकर्ताओं से मिले। सरकार द्वारा बढ़ाए गए विकास शुल्क को वापस लेने पर मंत्री ने प्रतिक्रिया दी। साथ ही राम रहीम की Z+ सुरक्षा पर भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये सरकार की तरफ से नहीं, बल्कि लॉ एंड ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए दी गई है। देखो, जिस तरह से हमारे नगर परिषद और नगर पालिकाओं के चुनाव ड्यू थे और आज उनकी विधिवत घोषणा भी हुई है, 24 अप्रैल को ये चुनाव होने जा रहे हैं, तो उस चुनावों का मद्देनज़र उनको ध्यान में रखते हुए पार्टी ने ये फैसला किया कि भी सभी मंत्रियों को, वरिष्ठ नेताओं को जहाँ जहाँ नगर पालिका और नगर परिषद के चुनाव होने हैं वहाँ जाके कार्यकर्ताओं के बीच में बैठ करके कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श करना चाहिए और उनकी बात सुननी चाहिए। तो उसी संदर्भ में हम आज अंबाला आए हुए थे और आज सुबह से हमने अभी मेरे ख्याल 8 वार्ड तो कर चुके हम और 8 वार्डों में जिस तरह से लोगों में, कार्यकर्ताओं में, वैसे तो कार्यकर्ताओं की ही मीटिंग है, कार्यकर्ताओं की जो इतना
भीड़ है और इतना जोश है, उमंग है लोगों के अंदर चुनाव के प्रति, क्योंकि पिछले 7 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय मनोहर लाल जी के कुशल नेतृत्व में जिस तरह से विकास कार्य, सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के सिद्धांत पर चलते हुए किए हैं, बिना भेदभाव के जो विकास कार्य किए हैं, उन कार्यों के राष्ट्रपति पुतिन द्वारा सैन्य कार्रवाई के आदेश के बाद रूस ने यूक्रेन पर ताबड़तोड़ मिसाइल हमले शुरू कर दिए हैं। रूस यूक्रेन संकट पर रक्षा विशेषज्ञ अनिल त्रिगुणायत ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। Well, this decision that President Putin has announced today morning, according to various media reports, to go into Donbass to protect the republics that he had recently announced as independent, is a serious development, and I hope that the Russia is able to maintain the sovereignty and respect sovereignty of Ukraine. Any further escalation or going beyond the republics who have requested Russian presence will definitely lead to a much disastrous situation and a war which can even turn into a very, very big problem for the world and could turn into a third world war. I hope that good sense prevails on all sides, diplomacy is given a chance, and that President Putin and President Zelensky मेजर जनरल राजीव छिब्बर ने एनसीसी समूह मुख्यालय अंबाला छावनी का दौरा किया। जनरल ऑफिसर को एनसीसी कैडेट्स द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। आपको बता दें कि मेजर जनरल ने इस दौरान ये भी कहा कि वे अंबाला ग्रुप का विजिट कर रहे हैं। लगभग 10 से 12 हज़ार स्टूडेंट अलग अलग स्कूल्स, कॉलेज में एनसीसी की ट्रेनिंग ले रही हैं। अंबाला ग्रुप विजिट कर रहे हैं। अंबाला ग्रुप जैसे आप जानते हैं कि ऑलमोस्ट आधा हरियाणा कवर करते हैं और तकरीबन 10 से 12 हज़ार कैडेट्स वेरियस स्कूल्स और कॉलेजेस में एनसीसी की ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं यहाँ के ग्रुप के सुपरविजन के अंदर। और इसके बाद हम जा रहे हैं घरौंदा, जहाँ पे कि एनसीसी ट्रेनिंग एकेडमी स्थापित की जा रही है और हम ये चाह रहे हैं कि उस एकेडमी को एक स्टेट ऑफ द आर्ट, यानी कि जो नेशनल ट्रेनिंग एकेडमीज हैं उसके स्तर पर तैयार किया जाए। तो आज हमारी वहाँ पर एक मीटिंग है जिसमें कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में आएंगे और जो भी नियुक्त किए गए हैं चीफ मिनिस्टर साहब से, उनके साथ बैठक के अंदर इसको हमने आगे कैसे लेके जाना है इसके बारे में डिस्कशन होगा। एक रोड मैप बनाया जाएगा ताकि जल्द से जल्द ये काम कंप्लीट की जाए और हरियाणा को एक ऐसी ट्रेनिंग एकेडमी मिले। हरियाणा की मनोहर लाल सरकार ने डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए माइनिंग विभाग में ही ई रवाना सिस्टम शुरू किया है, जिसके तहत खनन सामग्री की मात्रा पर कोई पाबंदी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ हरियाणा सरकार का आरटीओ विभाग ओवरलोड वाहनों पर शिकंजा कसते हुए चालान कर रहा है। वहीं एंटी करप्शन सोसाइटी हरियाणा ने हरियाणा में ओवरलोड और अवैध माइनिंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए सीबीआई जांच की मांग की है। यमुनानगर जिला पिछले लंबे समय से अवैध माइनिंग और ओवरलोड वाहनों का मुख्य केंद्र रहा है। देखिएगा, जठराना गुंथला क्षेत्र में दिन रात ओवरलोड वाहन दौड़ रहे हैं। रात के अंधेरे में और दिन के उजाले में दोनों ही समय में ओवरलोड वाहन राष्ट्र संपत्ति सड़कों का नुकसान कर रहे हैं। और जो अधिकारी हैं, जो निम्न स्तर के अधिकारी हैं, जो कुछ भ्रष्ट अधिकारी हैं जो जांच के लिए आते हैं, वो उच्च अधिकारियों को और हरियाणा सरकार को ये रिपोर्ट देते हैं कि इस क्षेत्र में ओवरलोड और अवैध खनन नहीं है। देखिएगा, वो अपने निजी लालच के लिए वो अधिकारी, क्योंकि उनकी प्रति वाहन हिस्सेदारी निर्धारित है और वो खुद रैकी ग्रुपों की आड़ लेकर के ये गलत कार्य करवाते हैं। हरियाणा एंटी करप्शन सोसाइटी जहां ओवरलोड और अवैध खनन का कार्य करने वालों पर कार्रवाई करवाएगी, वहीं पुख्ता प्रमाण जुटा करके इन भ्रष्ट अधिकारियों पर भी कानूनी कार्रवाई करने का कार्य करेगी। हमने इस विषय में, हमारी पूरी टीम ने पुख्ता प्रमाण जुटा लिए हैं और हम ये पुख्ता प्रमाण माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार और माननीय अनिल विज जी को
दिखा करके उनके समक्ष रख करके इन भ्रष्ट अधिकारियों और ओवरलोड और अवैध खनन माफिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग करेंगे। जो आरटीए डिपार्टमेंट है वह मोटर वाहन नीति के तहत कार्य करता है, उसी के तहत ओवरलोड पर गंजा कसा जा रहा है, उसी के तहत चलान होते हैं, उसी तरह चेकिंग होती है जैसे पहले होता था। सर जैसे माइनिंग डिपार्टमेंट ई रवाना देता है जितना मर्जी करे, ओवरलोड चल रहे तो कैसे रोकोगे? हमारी टीमें 24/7 लगातार चेकिंग पर है, जहाँ भी ओवरलोड मिलता है उसका मोटर वाहन नीति के तहत चलान किया जाता है। पिछले सर एक सप्ताह की बात करें तो कितने चलान जो है वो ओवरलोड के काटे गए हैं? लगभग हमारी 6 लाख से 7 लाख रुपए प्रतिदिन के हिसाब से चलान हो रही है। तो सर कितनी टीमें लगी हैं, कितने लोग सर इसमें लगे हुए हैं? एक टीम हमारी रेगुलर चल रही है, दूसरी टीम हमने आकस्मिक रूप से कभी रात को 12 बजे, कभी रात को 2 बजे, कभी सुबह 5 बजे, कभी शाम को 8 बजे, 7 बजे ऐसे टीम बना दी। और ई पोर्टल है और इधर से जो मोटर व्हीकल एक्ट है उसमें मतलब यदि कोई भी रवाना कटता है तो वहीं नहीं चेक हो सकता सर, या सरकार ने परमिशन क्यों दी ऐसे जितने लोड की गाड़ी है उतना ही रहे, या जितना सीमित जितना एक ओवरलोड चल सकता है उतना चले? देखिए इसमें जो मेरी माइनिंग डिपार्टमेंट के अधिकारियों से और जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी उनसे बात हुई है और उसमें ये बताया गया है कि जो माइनिंग डिपार्टमेंट की तरफ से जो ई रवाना जारी होता है उसमें पोर्टल में कुछ चेंजेस करी गई है और जिसमें जो है जो गाड़ी का मालिक है वो जितना वो सामान ले जा रहा है उसकी एक्चुअल जो क्वांटिटी वो लिमिट वो भर सकता है, जितनी भी ले जा रहा है उतना भर सकता है। पर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने बताया कि हर गाड़ी की जो चक्कों के हिसाब से कैपेसिटी फिक्स होती है कि कितना वो सामान कितना लोड वो कैरी कर सकते हैं, और अगर उससे ज़्यादा अगर गाड़ी में। सोनीपत के एक नामी निजी इंटरनेशनल स्कूल पर अभिभावकों ने एनुअल चार्ज के नाम पर ज्यादा फीस वसूलने का आरोप लगाया है। अभिभावकों का कहना है कि फॉर्म 6 के अनुसार पूरी फीस भरने के बावजूद अब स्कूल संचालक एनुअल चार्ज के नाम पर उनसे और फीस की मांग कर रहा है। फीस नहीं देने की सूरत में बच्चों को पेपर देने से भी वंचित रखा जा रहा है। इसी से आक्रोशित अभिभावकों ने आज जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय पर प्रदर्शन किया और अधिकारियों से लिखित में स्कूल संचालक पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। कार्यालय पर प्रदर्शन किया है, किस लिए? हमने वो इसलिए किया है, हम स्कूल में गए थे, हमने ट्वीट किया था कि बच्चों को हमारे बच्चों को पेपर नहीं देने देंगे, एग्जाम नहीं देने देंगे। हम आए पीछे देखने के लिए, बच्चों को रोका जा रहा है कि नहीं रोका जा रहा। कुछ बच्चों को रोका गया, बच्चे रो रहे थे, रिसेप्शन पे रो रहे थे और उनको उनके पेरेंट्स से बात नहीं करने दी जा रही थी। फिर हमने उनका पेरेंट्स से बात करवाई है, तब जाके बच्चों ने करी, और वहाँ बुरी तरह से रो रहे थे बच्चे। किस वजह से? क्या एनुअल चार्ज नहीं दिया, फीस हम पे कर चुका है। एनुअल चार्ज अगर वो लीगल है तो हमारे से लो, हमारे को लिख के दो, लीगल है हम दे देते। तो इसकी शिकायत आपने उच्च अधिकारी कई बार कर चुके हैं जी हमारे पास। क्या कई बार पूरी फाइल हमारे पास 6 महीने से हम शिकायत पे शिकायत करते जा रहे हैं, कोई एक्शन नहीं हो रहा। क्या चाहते हो आप लोग? हम यही चाहते हैं कि हमारे बच्चों को आराम से पढ़ना दिया जाए, उसका रिजल्ट दिया जाए। ठीक, क्या नाम है आपको? रवि बत्रा। ये ऑफिस पे पहुंचे हैं वो फीस न देने के कारण हमारे बच्चों को एग्जाम में नहीं बैठने दे रहे। तो दे दिए। ट्यूशन फीस हमारी क्लियर, फॉर्म 6 के अकॉर्डिंग एनुअल चार्जेस के बेस पे बच्चों को अंदर नहीं जाने दे रहे थे। तो कितनी परेशानी में है अभिभावक? सारी परेशानी है जी, घर की भी, स्कूल की भी, बच्चों की भी। बच्चों को रुलाया जा रहा है वहाँ पे बिठा के, और फोन भी नहीं करने दे रहे घर पे बच्चों को जी। तो बच्चे कितने तनाव में है इस बात को लेकर कि पेपर? काफी तनाव में है, उनको बुक है, किताबों की जानकारी कम है और स्कूल की प्रिंसिपल की ज्यादा है। तो क्या चाहते हो आप लोग? हम चाहते हैं हमारा चार्ज माफ करके हमारे बच्चों को पेपर देने दिया जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुदेश है जी। हमारे 8 बच्चे हैं। बता दो ना, इनको बता रहे हो तो आप लोग कोई बता दो अच्छे से। में हमारे बच्चे पढ़ते हैं और गेटवे स्कूल जो ना फॉर्म 6 में जो उन्होंने अपनी जानकारी दी हुई है सरकार को फीस देने की, वो फीस हमने उनको दे दी है। उसके बावजूद जो है ना वो हमारे से वार्षिक शुल्क जो है ना ज़्यादा देने का दबाव बना रहे हैं और हमारे बच्चों को पेपर से में बैठने नहीं दे रहे हैं, जबकि हम फॉर्म 6 के हिसाब से उनकी सारी फीस जमा करा चुके हैं और हमारे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है बार बार और बच्चों को टॉर्चर किया जा रहा है। अगर कल को कोई बच्चा कोई स्टेप उठा लेता है ह्यूमिलेट हो करके तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? और स्कूल वाले हम जाते हैं तो ना हमारी तमीज़ से बात करते हैं, बदतमीज़ी से बोलते हैं, और उन्होंने वहाँ कुछ बॉडीगार्ड टाइप के लोग भी रख लिए हैं हम,
और इस तरीके का व्यवहार हमारे साथ किया जा रहा है कि जैसे हम लोग जो है ना उनसे कुछ छीनने के लिए जा रहे हो। क्या नाम है आपका? राकेश बाल्यान मेरा नाम है जी। मेरे 2 बच्चे हैं, वहाँ पे पढ़ते हैं। अरे शिकायत भी की है आपने पहले कभी? हाँ, हमने डीओ ऑफिस में शिकायत भी की है और डीओ ऑफिस ने जो ना उनको पत्र भी जारी किए हैं और उनको निर्देश भी दिए थे कि जो ज़्यादा फीस ले रखी है वो जो है ना उनको वापस करी जाए। और उसके बाद जो है उन्होंने नहीं माना। फिर जो ना डीएससी को चंडीगढ़ को यहाँ शिक्षा विभाग ने वहाँ पर भी पत्र जारी कर दिया, लेकिन वो किसी भी बात को मानने को तैयार नहीं है। कोई बात नहीं मानना चाह रहे हो। कॉपियाँ हमारे पास है सारी पत्र की भी। ये उसका जो ना डीएससी का पत्र है जो लगा हुआ है जिसमें स्कूल को। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। भाजपा का संकल्प है, बढ़ेगी सुविधा, खुशहाल होगा गन्ना किसान। 14 दिनों में होगा भुगतान, मिलेगा ब्याज अगर देरी से हुआ भुगतान। फिर से कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। अंबाला नगर निगम के सफाई कर्मचारियों ने आज सुबह निगम के गेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। सफाई कर्मचारियों का ये कहना था कि ईओ द्वारा उन्हें सफाई करने के लिए उपकरण नहीं मुहैया कराए जा रहे। इसके अलावा सफाई कर्मियों ने अपनी बात को जारी रखते हुए आगे चेतावनी दी है कि वो शहर की सफाई तब तक नहीं करेंगे जब तक उनके निगम अधिकारियों से बातचीत नहीं हो जाती। सफाई कर्मियों ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि उनके सभी सफाई उपकरण टूटे हुए हैं। कई बार अधिकारियों को इससे अवगत भी करवाया है, लेकिन कोई भी संज्ञान नहीं लिया जाता। ये जो है हमारी रेडियाँ टूटी हुई हैं और जो भी रेडी लेकर आता है मेरा सफाई कर्मचारी ये कहते हैं कि 2 राड़े लेके आ। तो जो 2 राड़े यहाँ लेके आएगा 10 रुपये या 20 रुपये 50 रुपये रक्शी के दे रहा है यहाँ ले आने के लिए, तो क्या अपने एरिया में और रेडी ठीक नहीं करा सकता? अपने एरिया में रेडी ठीक करा सकता है। तो 50 रुपये बेचारे रेडी रक्शी का किराया दे के यहाँ लेके आते हैं। और जब यहाँ लेके आते हैं वो कहे 2 राड़े अपनी मूल लेके आओ। तो जो रेडी मूल लेके आएगा या मतलब कि राड़े मूल लेके आएगा तो यहाँ से जो है हमारे पास चद्दरें नहीं है। वो क्या करते हैं, पुरानी चद्दरें जो गली हुई हैं उनको ठोक फाड़ के मतलब कि इसको लगा देते हैं और 3 महीने के बाद ये बात फिर वो बेचारा लेके आते हैं। तो मेरा सफाई कर्मचारी सारा परेशान है। तो जो साहबदार हैं कहते हैं काम नहीं हो रहा। जैसे सामान नहीं है तो काम कहाँ से होगा? सामान ही नहीं है यहाँ। ना कुछ चद्दरें आती हैं, ना यहाँ चद्दरें आती हैं, ना यहाँ। यमुनानगर का 200 बेड का अस्पताल भवन बनकर लगभग तैयार है। जी अगले कुछ महीनों में ही स्वास्थ्य विभाग को मिल भी जाएगा। यमुनानगर में इस समय डॉक्टरों को 184 पद स्वीकृत हैं, लेकिन इनमें से मात्र 84 पद ही डॉक्टर नियुक्त हैं। 100 से अधिक डॉक्टरों के पद खाली हैं। यमुनानगर में ना तो रेडियोलॉजिस्ट है, ना न्यूरो और ना ही स्किन का विशेषज्ञ। हालांकि यहां नए भवन में कैंसर वार्ड, कैथ लैब सहित विभिन्न सुविधाएं दिया जाने की बात कही जा रही है, लेकिन डॉक्टरों की कमी के चलते यह संभव नहीं है। यमुनानगर के सीएमओ डॉक्टर विजय दहिया का कहना है कि अगले 4 से 5 महीने में विभाग को 200 बेड का अस्पताल भवन मिल जाएगा, जिसमें ब्लड बैंक भी शिफ्ट होगा और सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। उन्होंने बताया कि रिक्त पदों पर भर्ती के लिए सरकार को पत्र लिखा गया है। जल्द ही डॉक्टरों की भर्ती प्रक्रिया भी पूरी कर ली जाएगी।
यमुनानगर का ये 200 बेड की जो बिल्डिंग है ये लगभग तैयारी पे है। इसका विभाग को जो 4-5 महीने बाद हमें उम्मीद है कि ये बिल्डिंग हैंडओवर हो जाएगी। और क्योंकि नया स्पेस क्रिएट हो रहा है इसमें, तो इसमें जो पीपी मोड में बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में सुविधा उपलब्ध है, जैसे कि कैथ लैब की सुविधा है, हमारा जो बर्न यूनिट है उसकी सुविधा है, और यमुनानगर में जैसे हमारा कैंसर वार्ड चल रहा है, तो ये सब सुविधाएं हैं ये नई बिल्डिंग में व्यापक तौर पर काम करेंगी। इसी के साथ जो ब्लड बैंक है वो भी हमारा नई बिल्डिंग में शिफ्ट होगा, और उसमें हमने सरकार से डिमांड की है कि जैसे हमारे पास कंपोनेंट सेपरेशन ऑलरेडी चल रहा है, तो एफेरेसिस की एक मशीन भी यमुनानगर को उम्मीद है कि मिल जाएगी, जिससे लोगों को डेंगू के मरीजों को प्लेटलेट जो है वो अच्छी तरह से उपलब्ध हो पाए। डॉक्टर साहब, यदि आज ताज़ा स्थिति बात करें तो कितने डॉक्टर हैं, कितना फंक्शनल और किन किन डॉक्टरों की स्पेशलिटी की कमी है? देखिए, हमारे टोटल चरखी दादरी में आरटीए की सरकारी गाड़ी में किसी अनजान व्यक्ति द्वारा जीपीएस सिस्टम लगाया गया, जिसकी जानकारी मिलने पर पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस ने अनजान व्यक्ति के विरुद्ध मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार चरखी दादरी में ओवरलोड वाहनों पर अंकुश लगाने के लिए आरटीए द्वारा चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। किसी अनजान व्यक्ति द्वारा आरटीए टीम का पता लगाने के उद्देश्य से सरकारी गाड़ी में जीपीएस सिस्टम लगाया गया। सरकारी गाड़ी का उपयोग आरटीए सचिव द्वारा किया जाता है। सदर थाना पुलिस ने अनजान व्यक्ति पर मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू की है। इंस्पेक्टर अनिल कुमार आरटीए स्टाफ ने लिखित में थाने में सूचना दी कि आरटीए विभाग की सरकारी जिप्सी में किसी अननोन ने जीपीएस लगा के धोखाधड़ी की है। जीपीएस शायद किसी गाड़ी वाले ने लगाया, जो ओवरलोड गाड़ी पास करवाते हैं उन्होंने लगवाया होगा, इसलिए इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया और तफ्तीश जारी है। ये शायद ओवरलोड व्हीकल चलते हैं, इन्हीं में से किसी ने पीछा करके जीपीएस। अम्बाला शहर के वार्ड नंबर 10 के रविदास बस्ती में स्थित कब्रिस्तान की हालत काफी खस्ता हो चुकी है। वक्फ बोर्ड के अंतर्गत आने वाले इस कब्रिस्तान की भूमि पर साल भर बरसात का गंदा पानी ही जमा रहता है। वहीं कब्रिस्तान की चारदीवारी न होने के कारण कब्रों पर जानवर घूमते रहते हैं, जिसके चलते मुस्लिम समाज के लोगों में काफी रोष देखने को मिल रहा है। लोगों का कहना है कि 32 कनाल भूमि पर वर्षों से कब्रिस्तान की यही हालत देखने को मिल रही है। कब्रों की चारदीवारी करवाने और हालात सुधारने के लिए कई बार वक्फ बोर्ड और प्रशासन तक गुहार लगा चुके हैं, लेकिन मामले में राजनीति होने के कारण कोई हल नहीं हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग अम्बाला शहर के निवासी हैं और आज तमाम अम्बाला शहर के मुसलमान जो मुअज्जिज लोग हैं वो इस कब्रिस्तान में रविदास बस्ती जो पत्ती कला में है वहाँ सब इकट्ठे हुए हैं और कब्रिस्तान के मामले में सारे मुआयना कर रहे हैं। और यहाँ बहुत ही गंदगी और कचरा फैला हुआ है और तमाम गंदी जानवर सब यहाँ इकट्ठे होते हैं। और इसके लिए हम लोग चारदीवारी के लिए बहुत जद्दोजहद कर रहे हैं। तमाम विधायक सांसद हर जगह गए, वो आज तक इस कब्रिस्तान का कोई काम नहीं हो पाया। वो आप लोगों ने जायज़ा लिया ही है और दिखाया ही है जो किस तरह से हालात है कब्रिस्तान के। तो हम लोग इसके लिए लड़ रहे हैं और सभी लोग इकट्ठे हुए हैं, इस चीज़ के लिए आगे लेके जाएंगे बात को। किसके अंदर आता है? ये वक्फ बोर्ड के अंदर आता है और वक्फ बोर्ड में भी हम लोग कई बार गए इस चीज़ को लेके कि यहाँ साफ़ सफाई हो, तमाम गंदगी फैली हो रही जिससे बीमारी का भी खतरा है यहाँ। तो उन्होंने क्या कुछ मदद नहीं की? उन्होंने कई बार यहाँ कोशिश किया गया, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो इस काम के लिए राजनीति करते हैं और जिस कारण ये रुकवा दिया जाता है और आज तक हो नहीं पाई है काम। हमारी सिर्फ एक ही दरख्वास्त है और वो दरख्वास्त ये है कि जिस हिसाब से 22 साल में हमारे सैयद साहब प्रधान बने हुए थे, उन्होंने कब्रिस्तान का कोई काम नहीं करवाया। हम चाहते हैं जल्द से जल्द इस कब्रिस्तान का काम हो। जो हमारे नज़दीकी लोग हैं जिनको वो कब्रिस्तान दूर पड़ता है और जो पास वाले बेचारे कब्र खोदते हैं तो 1.5 फुट पानी होता है, उसमें ही कब्र को मतलब मुर्दे को लिटाया जाता है, वही दफना के जाना पड़ता है, जो हमारे में बिल्कुल गलत है। लेकिन मजबूरी कहते हैं ना कुछ भी करवाती है। तो हम चाहते हैं जैसे जानवर घूम रहे हैं और भी कब्रों पे अजाब हो रहा है तो वो ख़त्म हो जाए और जल्द से जल्द बाउंड्री करवा के इस कब्रिस्तान की हालत को।
रेवाड़ी शहर के 12 हजारी चौक पर नगर परिषद के द्वारा शौचालय बनवाने का काम शुरू किया गया था। हालांकि इस दौरान लोगों के विरोध के चलते यहां पर पुलिस तक बुलानी पड़ी। दरअसल शहर के बाजारों में शौचालय की समस्या काफी लंबे समय से बनी हुई है। 12 हजारी और आसपास बड़ी संख्या में दुकानें हैं, ग्राहक भी बाजार में आते हैं, लेकिन शौचालय नहीं होने के कारण उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। हाल ही में नगर परिषद की ओर से 12 हजारी में शौचालय बनाने का प्रोजेक्ट बनाया गया। नगर परिषद के ईओ अभय सिंह यादव, एक्सीएन अजय सिक्का, सेक्रेटरी प्रवीण कुमार, अधिकारी शौचालय का काम शुरू कराने लगे तो वहां आसपास कुछ महिलाएं और पुरुष आ गए और उन्होंने शौचालय के निर्माण पर आपत्ति जताई। उनका कहना था कि दुर्गंध उठने से परेशानी झेलनी पड़ेगी। इसके बाद पुलिस बल मौके पर बुलाया गया। सर, क्या कुछ निर्माण कार्य किया जा रहा है? 12 हजारी में एक शौचालय का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी काफ़ी दिनों से व्यापारी वर्ग डिमांड कर रहा था। और पुरानी सब्जी मंडी में 12 हजारी रोड पे बल्लूवाड़ा कमर्शियल जो एरिया है वहाँ कोई शौचालय नहीं था, तो जनहित को देखते हुए इसका निर्माण किया जा रहा है। एक मार्च के अंत में ये कार्य मतलब ख़त्म कर दिया जाएगा और सुविधा मिलेगी। हाँ, लोगों को अच्छी सुविधा मिलेगी। बिल्कुल किया जाएगा जी। रेवाड़ी शहर में आज से नहीं बल्कि पिछले कई वर्षों से देह व्यापार का जो धंधा है वो फल फूल रहा है। मसाज पार्लर के नाम पर शहर में एक दो नहीं बल्कि दर्जनों स्पा सेंटर खुले हुए हैं, लेकिन इन मसाज सेंटर्स में बाहर तो स्पा सेंटर लिखा हुआ है, लेकिन अंदर कितने अनैतिक कार्य होते हैं इसका खुलासा पिछले एक पखवाड़े में पुलिस द्वारा की गई एक के बाद एक 3 रेड में सामने आया। पुलिस के रेड में स्पा के झूठ की कलई खुलकर सामने आ गई। पुलिस ने 17 युवतियों सहित 22 लोगों को गिरफ्तार किया। रेवाड़ी के नए पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार ने जब से पदभार संभाला है तब से पुलिस लगातार एक्टिव नजर आ रही है। नशे का कारोबार हो या फिर अवैध हथियारों का या फिर स्पा की आड़ में जिस्म फरोशी के धंधे की बात हो, अब हर जगह कार्रवाई होती नजर आ रही है। अभी हमें जो पीछे 3-4 जगह हमने रेड की थी, सपा के आड़ में जो गलत धंधा हो रहा है उसमें 3-4 जगह पर रेड की। इसी कड़ी में आज भी हमें सूचना मिली थी, डिसेंट सपा के नाम से एक सपा चल रहा है यहाँ पे, तो जहाँ पे हमने अपना पहले की तरह ही अपना नियमानुसार कार्रवाई करके अभी 3-4 लड़कियों और लड़के को राउंड अप किया है। अभी इसकी जाँच कर रहे हैं, जाँच में जो भी दोषी होगा उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सर हम कोशिश कर रहे हैं, नहीं पसारने देंगे। जो अलग अलग जगह सर चल रहे हैं, ऐसे ही हमें सूचना मिलती है कि कोई विश्वास सूत्रों से पता लगता है, हम उसी टाइम रेड कर लेते हैं। डाल रहे हैं, लोग डाल रहे हैं, तभी हमें पता लग रहा है। सपा सेंटरों के आड़ के अंदर जिस फरोशी का धंधा चल रहा है, समाज पर किस प्रकार का असर? पहले तो मैं आपको बताऊं, मेरा नाम महेंद्र कुमार शर्मा, न्यू आदर्श नगर रेवाड़ी का रहने वाला हूं। और जो आप जो बात पूछ रहे हो सवाल, ये बहुत ही समाज के लिए बहुत गलत है। उसकी आड़ के अंदर गलत धंधे होते हैं और जवान बच्चियों को बहका के फुसला के कोई बहाने से नौकरी के से उनको लाया जाता है, उनसे गलत धंधे ज़बरदस्ती कराए जाते हैं और पुलिस प्रशासन रेड करती है, पर कोई सख्त कानून नहीं है। 2 दिन 4 दिन बाद में उनकी जमानत हो जाती है, 10-20 दिन बाद में फिर दोबारा वही धंधा करते हैं और पुलिस प्रशासन के भी कुछ लोगों का मिक्स मिली हुई है। कुल मिला के इसके ऊपर सख्त कानून बनना चाहिए। सख्त कानून भी बनना चाहिए और ऐसे लोगों का पता लगाना चाहिए जो प्रशासन की ओर से इसको सॉफ्ट में कॉर्नर दे रहे हैं, ऐसों पे भी सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। सपा सेंटर के आड़ के अंदर जिस फरोशी का धंधा चल रहा है, समाज पे किस प्रकार का असर? समाज पे स्पा सेंटर जो ये रोज़ नए स्पा सेंटर खुल रहे हैं, इसका समाज के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि आए दिन हम देख रहे हैं कि पुलिस ने अभी 1-2-3 जगह रेड मारी थी जिसमें महिलाओं को संदिग्ध परिस्थितियों में पकड़ा गया था और बाद में उन्हें 3-4 दिन बाद उन्हें छोड़ दिया जाता है, लेकिन उन पर उचित कार्रवाई नहीं की जाती। हमारा सरकार से और प्रशासन से यही निवेदन है कि जो आए दिन नए स्पा सेंटर खुल रहे हैं जिसके अंदर अवैध धंधे वो हरियाणा चौपाल में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश के तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।